Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आरबीआई ने राज्यों का वित्त 2024-25 के बजट का अध्ययन, राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार रिपोर्ट जारी की। पहली बार भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की इमेज कैप्चर की। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES ने नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने सेफ SAFE एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा रिपोर्ट जारी की। एक अध्ययन में नैनो प्लास्टिक को एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार में उभरते अभिकारक के रूप में चिन्हित किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की तरफ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस समिति को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करने का कार्य सौंपा गया था। इस समिति में 31 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे। चलिए रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य चिंताएं जान लेते हैं। पहली चिंता है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य तय न करना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना यानी PMAGY जैसी कुछ योजनाओं के लिए प्राप्ति लक्ष्य तय नहीं किए जाने के कारण इनके नतीजों का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी है कार्यान्वयन में चुनौतियां। कई कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन का पूरा उपयोग नहीं किया गया। इसकी वजह थी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होना, राज्यों द्वारा फंड जारी करने में देरी आदि, और अंतिम है कानूनों को अनुचित तरीके से लागू करना। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों ने आवश्यक कार्यान्वयन तंत्र स्थापित नहीं किए थे। इस वजह से इन्हें सही से लागू नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए समिति की मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली सिफारिश है क्षमता निर्माण। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्य के कार्यान्वयन संस्थानों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरी है सहकारी संघवाद को बढ़ावा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सुचारू तरीके से क्रियान्वयन के लिए राज्यों को योजना की अपने हिस्से वाली राशि समय पर जारी करनी चाहिए। तीसरी है सूचना, शिक्षा और संचार यानी IEC। यह योजनाओं से जुड़ी सूचनाओं के बेहतर प्रचार और व्यापक प्रसार के लिए जरूरी है। और चौथी है राज्य विशेष की समस्याओं को दूर करना। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। साथ ही राज्यों को अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने और फंड का प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए जागरूक व प्रोत्साहित करना चाहिए। खबर के अंत में सुबेद्य वर्गों के कल्याण के लिए शुरू की गई प्रमुख योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम यानी श्रेयास SHREYAS, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी PM अजय जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया PM यशस्वी आदि योजनाएं शुरू की गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY, अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और अन्य वर्गों के लिए सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्माइल योजना शुरू की गई है। यह योजना भिखारियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और बेघर लोगों के लिए है। आरबीआई ने राज्यों का वित्त 2024-25 के बजट का अध्ययन, राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का व्यापक विश्लेषण किया गया है। इसमें 2022-23 के वास्तविक अनुमान से लेकर 2024-25 के बजट अनुमान तक की अवधि को कवर किया गया है।
साथ ही इसमें राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन समझते हैं। पहला है सकल राजकोषीय घाटा GFD। राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2022-23 में 2.7% था। यह बढ़कर 2023-24 में GDP का 2.9% हो गया। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है। कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय शामिल हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियों में ऋण सृजन नहीं करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां भी शामिल हैं। दूसरा है राज्यों की राजस्व प्राप्तियां। केंद्र से राज्यों को कम कर हस्तांतरण जैसी वजहों से 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स वे प्राप्तियां हैं जिन्हें सरकार से वापस नहीं लिया जा सकता तथा जो सरकार पर कोई देयताएं यानी ऋण आरोपित नहीं करती। दरअसल राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं। तीसरा है पूंजीगत व्यय। इसमें सुधार दर्ज किया गया है। राज्यों का पूंजीगत व्यय 2022-23 में GDP के 2.2% से बढ़कर 2023-24 में GDP का 2.6% हो गया। इसमें उन व्ययों को शामिल किया जाता है जिनसे भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। इसके अलावा है कुल ऋण। राज्यों का कुल बकाया ऋण मार्च 2024 में GDP का 31.8% था। यह घटकर मार्च 2024 में GDP का 28.5% हो गया। 2017 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM समीक्षा समिति ने इसे GDP के 20% तक सीमित रखने की सिफारिश की थी। चलिए अब राज्यों द्वारा किए गए मुख्य सुधार भी जान लेते हैं। संस्थागत सुधार की बात करें तो कुछ राज्यों ने नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन के तहत परिवर्तन के लिए राज्य संस्थान की स्थापना की है आदि। आगे बढ़ते हुए व्यय में सुधार भी जानते हैं। लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT का उपयोग किया जा रहा है। जैसे तेलंगाना में रायतू बंधु योजना की राशि DBT के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में वितरित की जा रही है। और आखिरी है उधारी से संबंधित सुधार। सकल राजकोषीय घाटे यानी GFD के वित्त पोषण के लिए बाजार से उधार लेने पर जोर दिया जा रहा है। GFD के वित्त पोषण में बाजार से उधार की हिस्सेदारी 2005-06 की 17% से बढ़कर 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार 79% हो गई। अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहला है सब्सिडी में सुधार। जैसे विद्युत सब्सिडी, कृषि ऋण माफी आदि में सुधार की जरूरत है। इससे उत्पादक कार्यों में अधिक व्यय करने के लिए धनराशि बच सकेगी। दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार। इन सुधारों से राज्य विशेष की जरूरतों के अनुसार बजटीय व्यय को बढ़ावा मिलेगा और अन्य सिफारिशों में कई तरह के ऋणों की बजाय कम ब्याज दर पर एक ही ऋण लेने को प्राथमिकता देनी चाहिए। समय पर डेटा उपलब्ध कराना चाहिए, जलवायु बजट को अपनाना चाहिए और आउटकम बजट प्रस्तुत करना चाहिए आदि शामिल है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। पहली बार भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की इमेज कैप्चर की। यह खोज हाइड्रोथर्मल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत की गई है। इसे राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR तथा राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने मिलकर संचालित किया था। यह हाइड्रोथर्मल वेंट हिंद महासागर की सतह से 4500 मीटर नीचे स्थित है। साथ ही यह स्थान डीप ओशन मिशन के तहत खनिज अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए सबसे पहले हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में समझते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र के भीतर के ऐसे स्रोत होते हैं जहां समुद्र नितल के पास मौजूद ठंडा पानी मैग्मा के संपर्क में आता है। जब ठंडा पानी समुद्र नितल पर मौजूद दरारों व छिद्रों से होकर रिसता है और मैग्मा से मिलता है तो वह गर्म हो जाता है। फिर यह गर्म पानी आसपास की चट्टानों से खनिजों को घोलकर हाइड्रोथर्मल प्लूम्स के रूप में बाहर निकलता है। ये प्लूम्स ट्रेस मेटल्स, गैसों और खनिजों से समृद्ध होते हैं। आपको बता दें कि विश्व में हाइड्रोथर्मल वेंट्स मध्य महासागरीय कटक प्रणाली में पाए जाते हैं। ये विविध पारिस्थितिकी तंत्रों और सूक्ष्म जीव समुदायों को आश्रय देते हैं तथा गहरी समुद्री दशाओं में खाद्य जाल की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अब डीप ओशन मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए 4077 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 2021 में स्वीकृत किया गया है। इसका नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इसकी प्रमुख घटकों की बात करें तो गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त
पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना, महासागरीय जलवायु परिवर्तन संबंधी परामर्श सेवाओं का विकास करना, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और उसके संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार करना, साथ ही गहरे महासागर का सर्वेक्षण और अन्वेषण करना। इसके अलावा महासागर से ऊर्जा और पेयजल बनाने की तकनीकों का विकास करना और महासागरीय जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन स्थापित करना है। अंत में हाइड्रोथर्मल वेंट का महत्व भी जान लेते हैं। इससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा और रसायनों का परिवहन होता है। ये विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और सूक्ष्म जीव समुदायों को आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही ये मूल्यवान खनिजों का स्रोत हो सकते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES ने नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को जैव विविधता, जल, खाद्य और स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंधों पर आकलन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह रिपोर्ट जैव विविधता, जल, खाद्य, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे 5 आपस में जुड़े घटकों के जटिल संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। साथ ही इससे मिलने वाले लाभों को बढ़ाने के लिए संभावित समाधान भी प्रस्तुत करती है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। नेक्सस घटकों को प्रभावित करने वाली वर्तमान आर्थिक गतिविधियों की अनदेखी लागत यानी अनअकाउंटेड फॉर कॉस्ट प्रति वर्ष कम से कम 10 से 25 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसी अनदेखी लागतों के साथ साथ प्रत्यक्ष सार्वजनिक सब्सिडी की मौजूदगी से भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली आर्थिक गतिविधियों में निजी वित्तीय निवेश को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा पिछले 30 से 50 वर्षों में प्रति दशक जैव विविधता में 2 से 6% की गिरावट आई है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है और जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है। पिछले 50 वर्षों में जैव विविधता की हानि के लिए जिम्मेदार अप्रत्यक्ष सामाजिक आर्थिक कारक प्रत्यक्ष कारकों जैसे भूमि और समुद्र उपयोग में परिवर्तन, प्रदूषण तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार में वृद्धि कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष सामाजिक आर्थिक कारकों में बढ़ता कचरा, अति उपभोग, जनसंख्या वृद्धि आदि शामिल है। इसके अलावा ताजे जल की असंधारणीय तरीके से निकासी, आर्द्र भूमि के क्षरण तथा वनों की कटाई ने जल की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की उसकी क्षमता को कम कर दिया है। लगभग 50% उभरती संक्रामक बीमारियां पारिस्थितिकी तंत्र, पशु और मानव स्वास्थ्य के बीच के परस्पर जुड़ाव से होती हैं। चलिए आगे की राह भी समझने का प्रयास करते हैं। हमें वन, मैंग्रोव जैसे कार्बन समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों की पुनर्बहाली के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। साथ ही पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए जैव विविधता का प्रभावी प्रबंधन करना चाहिए। अन्य सुझावों में शहरी क्षेत्रों में प्रकृति आधारित समाधान अपनाने चाहिए, देशज समुदायों के ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, साथ ही संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए, वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए आदि। अंत में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी IPBES के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे 2012 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग, मानव कल्याण और सतत विकास के लिए जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं हेतु विज्ञान नीति जुड़ाव को मजबूत करना है। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसमें 150 सदस्य देश शामिल हैं। बता दें, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ये संयुक्त राष्ट्र की इकाई नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। नीति आयोग ने सेफ SAFE एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल और वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के तहत लागू करने के महत्व पर जोर दिया गया है। चलिए सबसे पहले सेफ यानी साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय यानी SAFE अकोमोडेशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें किराए पर लंबे समय तक उपयोग के लिए डॉर्मेट्री शैली के आवास शामिल हैं। ये आवास विशेष रूप से औद्योगिक श्रमिकों के लिए होते हैं और कार्यस्थलों के पास स्थित होते हैं। इस तरह के आवास में पानी, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं होती हैं। साथ ही इसमें पारिवारिक आवास शामिल नहीं होते हैं। इन आवास इकाइयों का स्वामित्व श्रमिकों या नियोक्ताओं को स्थानांतरित या बेचा नहीं जा सकता है। ऐसे में सेफ अकोमोडेशन की आवश्यकता क्यों है, ये भी जान लेते हैं। पहला कारण है उत्पादकता और कर्मचारियों की रिटेंशन दर में वृद्धि।
इससे श्रमिकों के आवागमन में लगने वाला समय में कमी आती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। साथ ही कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर भी कम हो जाती है। दूसरा है वैश्विक निवेश को आकर्षित करना। इसके चलते वैश्विक निवेशकों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय लेने में श्रमिक कल्याण और परिचालन दक्षता को प्राथमिकता दी जाती है। और अंतिम है लैंगिक समावेशन। इससे महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ती है। चीन में महिला श्रम भागीदारी दर भारत की तुलना में लगभग 2 गुनी है। आइए अब इसके समक्ष मौजूदा चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले विनियामकीय चुनौतियां जानते हैं। इसमें पहली चुनौती है कठोर जोनिंग कानून। स्पष्ट तौर पर अनुमति के बिना औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय परिसरों के निर्माण पर रोक लगाया गया है। दूसरी है अप्रासंगिक भवन उपनियम। कम फ्लोर एरिया अनुपात के चलते उच्च क्षमता वाले आवासीय भवनों का निर्माण संभव नहीं हो पाता है आदि। वहीं अगर आर्थिक चुनौतियों को देखें तो पहली उच्च परिचालन लागत है। औद्योगिक क्षेत्रों में बने आवासों को वाणिज्यिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके चलते अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। और दूसरी है उच्च पूंजीगत लागत। आवास परियोजनाओं के लिए शुरुआत में बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है आदि। चलिए अब इस रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली सिफारिश है श्रमिक सुविधाओं का पुनर्वर्गीकरण। सेफ अकोमोडेशन को एक अलग श्रेणी में रखा जाए ताकि जीएसटी संबंधी छूट, करों में कटौती आदि का लाभ मिल सके। दूसरी है पर्यावरणीय मंजूरी और जोनिंग कानूनों का सरलीकरण। मिश्रित उपयोग वाले आवासीय परिसरों के निर्माण की अनुमति देना चाहिए। तीसरी है आर्थिक व्यवहार्यता। परियोजना लागत का 30 से 40% वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जानी चाहिए आदि। खबर के अंत में वैश्विक स्तर पर सेफ अकोमोडेशन के बेहतर उदाहरण भी जान लेते हैं। पहला उदाहरण है चीन। श्रमिकों को सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनकी वास्तविकता मजदूरी बढ़ जाती है। दूसरा है सिंगापुर। यहाँ प्रवासी श्रमिकों के आवास के लिए अलग कानून बनाया गया है। श्रमिकों के डॉर्मेट्री के लिए अलग भवन नियम लागू किए गए हैं। और आखिरी है वियतनाम। औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के लिए आवास इकाइयां बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। एक अध्ययन में नैनोप्लास्टिक को एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार में उभरते अभिकारक के रूप में चिन्हित किया गया। इस अध्ययन में बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स यानी SUPB से निकलने वाले नैनोप्लास्टिक्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध AR के प्रसार में योगदान करते हैं। चलिए सबसे पहले इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। नैनोप्लास्टिक और सूक्ष्मजीव मानव आंत सहित अलग अलग परिवेश में सह अस्तित्व में रहते हैं। पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट बॉटल डेराइव्ड नैनोप्लास्टिक PBNP हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर HGT प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग प्रजातियों के मध्य जीन ट्रांसफर को संभव कर सकता है। जैसे ई कोलाई से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस में जीन ट्रांसफर। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस मानव आंत माइक्रोबायोटा में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण लाभकारी बैक्टीरिया है। HGT जीवों के बीच आनुवंशिक सूचना या सामग्री के संचलन की प्रक्रिया है। ये संचलन पारंपरिक वंशानुगत स्थानांतरण से भिन्न है। आपको बता दें PBNPs के माध्यम से एंटीबायोटिक प्रतिरोध AR जीन स्थानांतरण की सुविधा के 2 मुख्य तंत्र हैं। पहला है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे। इसमें PBNPs भौतिक वाहक की भूमिका निभाते हैं, जिसके तहत वे AR प्लाज्मिड को बैक्टीरिया झिल्ली में ले जाते हैं। और दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल OMV इंड्यूस्ड ट्रांसफर पाथवे। इसमें PBNPs ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करते हैं। ये तनाव बैक्टीरिया की सतहों को नुकसान पहुंचाता है। इससे OMV स्राव बढ़ता है, जिससे जीन स्थानांतरण में आसानी होती है। आइए अब नैनोप्लास्टिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। नैनोप्लास्टिक सिंथेटिक या अत्यधिक संशोधित प्राकृतिक पॉलीमर के ठोस कण होते हैं। इनका आकार 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इसके स्रोत को देखें तो प्राथमिक स्रोत जैसे सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और द्वितीयक स्रोत जैसे माइक्रोप्लास्टिक के टूटने और विखंडन से उत्पन्न होते हैं। और आखिर में इसके प्रभाव के बारे में भी बात करते हैं। यह आकार में छोटे होने के कारण नैनोप्लास्टिक्स कोशिकाओं और ऊतकों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ये मुख्यतः मानव रक्त, यकृत और फेफड़ों की कोशिकाओं तथा प्रजनन ऊतकों में पाए गए हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू किया है। राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2011 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। हाल ही में नेपाल और चीन ने फेवा डायलॉग सीरीज शुरू की। फेवा डायलॉग या संवाद का नाम नेपाल की प्रसिद्ध फेवा झील के नाम पर रखा गया है।
मेडिटेक यानी चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को भारत में उभरता क्षेत्र माना जाता है। मेडिटेक से आशय है मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये स्वास्थ्य देखभाल सेवा का एक सेगमेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग ने गैर विनियमित ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध यानी BULA विधेयक के मसौदे पर सुझाव मांगा। इस विधेयक का ड्राफ्ट RBI के डिजिटल ऋण कार्य समूह WGDL की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। एक हालिया स्टडी के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से मध्य हिमालय के ट्री लाइन क्षेत्र में बदलाव देखे जा रहे हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बर्च के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी जगह अब सनोबर वृक्ष ले रहे हैं। सनोबर धीमी गति से बढ़ने वाला सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है। हाल ही में जारी आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGs के लिए 5% उपकोटा पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI ने सभी कमर्शियल SMS का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT फ्रेमवर्क को लागू किया। इसका उद्देश्य सुरक्षित और स्पैम मुक्त कमर्शियल SMS इकोसिस्टम तैयार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैज्ञानिकों ने GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नामक दवाओं के एक नए वर्ग का समर्थन किया है। संस्कृति मंत्रालय ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट FMD के साथ साझेदारी की है। ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। इसका विस्तार नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में होगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।